नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने वाले हैं। जी। नमस्कार। हम एक स्टडी मटेरियल को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से जो काम की जानकारी है वो आसानी से समझ आ जाए। आज का टॉपिक है जीएसटी का आरोपण, मतलब चार्ज ऑफ जीएसटी। हम्म। तो ये चैप्टर 3 है स्टडी मटेरियल का। 31 अक्टूबर 2024 तक तो अपडेटेड है ही। हाँ। और हम कोशिश करेंगे कि जो हाल के बदलाव हैं, जैसे फाइनेंस एक्ट 2024 वाले, जो 1 नवंबर 2024 से लागू हुए, उनको भी ध्यान में रखें। आज की तारीख यानी 28 अक्टूबर 2025 के हिसाब से बात करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी के साथ। तो हमारा मकसद क्या है आज? यही समझना कि भाई जीएसटी लगता कब है, किस चीज पर लगता है, क्या कुछ बाहर भी है इसके दायरे से, हाँ। और ये टैक्स जमा कौन करता है, बेचने वाला या खरीदने वाला? कोई खास स्कीम भी है क्या छोटे लोगों के लिए? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, जीएसटी लगता किस पर है? देखिए, जीएसटी का जो सबसे मूल आधार है वो है आपूर्ति, या जिसे हम सप्लाई कहते हैं। सप्लाई। ओके। हाँ, जब भी माल मतलब गुड्स या सेवाएं मतलब सर्विसेज, इनकी सप्लाई होती है तो उस पर जीएसटी लगता है। अच्छा। अब ये सप्लाई कहाँ हो रही है उस पर निर्भर करेगा कि कौन सा टैक्स लगेगा। अच्छा, जगह जगह से फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अगर सप्लाई एक ही राज्य के अंदर हो रही है, मान लीजिए दिल्ली से दिल्ली में, तो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट, ठीक है। हाँ, इस पर दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी जो केंद्र सरकार का हिस्सा है और एसजीएसटी जो राज्य सरकार का हिस्सा है। और अगर राज्य के बाहर? हाँ, अगर सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रही है, जैसे दिल्ली से मुंबई, तो उसे कहते हैं इंटरस्टेट सप्लाई, जीएसटी। ये कैसे तय होता है कि सप्लाई इंट्रा है या इंटर? वो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई के नियमों से पता चलता है, वो आगे की बात है। हाँ, वो बाद में देखेंगे। और ये सब मुमकिन हुआ, जैसा हम जानते हैं, 101वें संविधान संशोधन के बाद 2016 में कितने सारे पुराने टैक्स खत्म हो गए। सही कहा, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स बहुत सारे थे, सब जीएसटी में समा गए। अच्छा, यहाँ पर कुछ बेसिक परिभाषाएं भी समझ लें तो ठीक रहेगा। हाँ, बताइए। जैसे माल यानी गुड्स क्या है? हाँ। तो हर तरह की चल संपत्ति, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें पैसा और सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स वो शामिल नहीं हैं। पैसा और सिक्योरिटीज नहीं है। ओके। हाँ, पर एक्शनेबल क्लेम, उगती फसलें, घास, जमीन से जुड़ी चीजें जिन्हें सप्लाई से पहले अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सब माल मानी जाती हैं। ठीक है। और सेवाएं? सर्विसेज, वो माल, पैसा और सिक्योरिटीज के अलावा बाकी सब कुछ है। इसमें वो गतिविधियां भी शामिल हैं जहां पैसे का इस्तेमाल होता है या उसे बदला जाता है, जैसे करेंसी एक्सचेंज, अगर उसके लिए अलग से कमीशन या फीस ली जा रही है। और टैक्सेबल पर्सन, ये कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन वो है जो जीएसटी कानून के तहत या तो रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल है, मतलब उत्तरदायी है। ठीक है। अब ये बताइए कि ये कानून लागू कहाँ-कहाँ होते हैं? क्या सिर्फ जमीन पर या? नहीं नहीं, सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट पूरे भारत में लागू होते हैं। और यहाँ भारत का मतलब सिर्फ जमीनी इलाका नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें भारत का समुद्री क्षेत्र भी शामिल है, जैसे टेरिटोरियल वाटर्स जो तट से 12 नॉटिकल मील तक होता है, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल मील तक जाते हैं, और इन सब के ऊपर का हवाई क्षेत्र भी। ओह, काफी व्यापक है ये तो। जी, और जो राज्यों के एसजीएसटी, यूटीजीएसटी कानून हैं, वो अपने अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू होते हैं। क्या कुछ ऐसा भी है जिस पर जीएसटी लगता ही नहीं, मतलब जानबूझकर बाहर रखा गया हो? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक लिकर। शराब। जी, शराब। ये पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर है। इस पर आज भी राज्यों का अपना वैट और एक्साइज ड्यूटी लगती है। और इसमें एक नया अपडेट भी आया था शायद, ईएनए को लेकर। हाँ बिल्कुल, फिनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 ने, जो 1 नवंबर 2024 से लागू हुआ है, एक क्लैरिफिकेशन दिया है। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट्स इंसान के पीने वाली शराब बनाने के काम आता है, उसे भी अब जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, तो उस पर भी अब सिर्फ राज्य का टैक्स लगेगा? हाँ, अब सिर्फ स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जीएसटी नहीं। ये पहले थोड़ी कंफ्यूजन थी, अब साफ हो गया है। शराब के अलावा और कुछ है जो अभी बाहर है पर शायद बाद में आ जाए जीएसटी ने? हाँ, 5 पेट्रोलियम उत्पाद हैं, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल
जिसे मोटर स्पिरिट भी कहते हैं, नेचुरल गैस और एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अच्छा, ये पांचों। जी, इन पर अभी जीएसटी नहीं लगता। इन पर पुरानी व्यवस्था वाले टैक्स यानी सेंट्रल एक्साइज और राज्यों का वैट वही चल रहा है। लेकिन भविष्य में लग सकता है? हाँ, कानून में प्रावधान है कि सरकार जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर एक तारीख तय करेगी जब से इन पर जीएसटी लगना शुरू होगा, पर वो तारीख अभी तक आई नहीं है। ठीक है, समझ गई। अब आते हैं कि टैक्स जमा कौन करेगा। मान लीजिए मैंने कोई सामान बेचा, तो सरकार को जीएसटी कौन देगा, मैं या मेरा ग्राहक? देखिए, जो सामान्य नियम है उसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज। हाँ, इसमें जिम्मेदारी सप्लायर की होती है। मतलब जो माल या सेवा दे रहा है वही सरकार को टैक्स जमा करेगा। हाँ, वो ग्राहक से वसूल सकता है बिल में जोड़कर, लेकिन जमा कराने की कानूनी जिम्मेदारी सप्लायर की ही है। ये तो हुआ सीधा तरीका। लेकिन मैंने सुना है कि कभी-कभी ये उल्टा हो जाता है कि खरीदने वाले को टैक्स देना पड़ता है। ये कैसे होता है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या संक्षेप में आरसीएम। आरसीएम, रिवर्स चार्ज। जी, इसमें क्या होता है कि टैक्स जमा करने की लायबिलिटी सप्लायर से हटकर रिसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता पर आ जाती है। पर ऐसा क्यों? इसका क्या लॉजिक है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण है टैक्स चोरी रोकना या अनुपालन बेहतर करना। कई बार सप्लायर छोटे होते हैं, असंगठित क्षेत्र से होते हैं, शायद रजिस्टर्ड भी ना हो, हाँ। जबकि खरीदने वाला कोई बड़ी कंपनी या रजिस्टर्ड फर्म हो सकती है। तो सरकार के लिए उस बड़ी फर्म से टैक्स लेना ज्यादा आसान है। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो सरकार ने सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9(3) और आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 5(3) में कुछ खास गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट नोटिफाई की है जिन पर आरसीएम लगता है। सेक्शन 9(4) और 5(4) भी तो है? हाँ, वो भी हैं। उनमें कहा गया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से नोटिफाइड गुड्स या सर्विस लेता है तो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को आरसीएम में टैक्स देना होगा। लेकिन फिलहाल 9(4) में सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कुछ सप्लाई ही नोटिफाइड हैं, तो इसका दायरा अभी बहुत सीमित है। ज्यादातर आरसीएम वाले मामले 9(3) और 5(3) के ही होते हैं। तो ये 9(3) वाली लिस्ट में कौन-कौन सी आम सर्विसेज आती हैं? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर, काफी सारी है पर कुछ मुख्य ये हैं। बताइए। एक तो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी जीटीए की सेवा। अगर जीटीए किसी फैक्ट्री, कंपनी, सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को सर्विस देता है तो इन प्राप्तकर्ताओं को आरसीएम में टैक्स देना होता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन पर? और फिर हैं लीगल सर्विसेज। अगर कोई वकील या वकीलों की फर्म किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है। वकीलों की फीस पर भी आरसीएम? हाँ, अगर सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है। फिर स्पॉन्सरशिप सेवाएं, अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को दी जा रही हैं। डायरेक्टर की सेवाएं, अगर कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी को डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस देता है। अच्छा। सिक्योरिटी सर्विसेज, मतलब मैन पावर सप्लाई, गार्ड्स वगैरह, अगर ये सर्विस कोई व्यक्ति या फर्म, मतलब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है। और एक वो इंपोर्ट वाला भी है शायद? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई सप्लायर भारत के बाहर बैठा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, और वो भारत में किसी व्यक्ति को जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट ना हो, कोई भी सर्विस देता है, तो भारत वाले रेसिपिएंट को उस पर आईजीएसटी रिवर्स चार्ज के तहत देना होता है। यानी विदेशों से ली गई सेवाओं पर टैक्स हमें यहाँ भरना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये डायरेक्टर वाले पॉइंट में एक पेंच बताया था आपने पहले। हाँ, वो जरूरी है समझना। आरसीएम तभी लगेगा जब डायरेक्टर की क्षमता में सर्विस दे रहा हो। मान लीजिए डायरेक्टर अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी को किराए पर देता है। हाँ। तो ये सर्विस डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी मालिक की कैपेसिटी में है। तो इस पर आरसीएम नहीं लगेगा, इस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा अगर डायरेक्टर रजिस्टर्ड है तो। समझ गई। और जीटीए वाले में भी कुछ टैक्स रेट का चक्कर था, 5% और 12%? हाँ, जीटीए के पास दो ऑप्शंस होते हैं। वो चाहे तो 5% की दर से जीएसटी चार्ज करें। इस केस में उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी नहीं मिलेगा 5% पर? जी, और अगर वो 5% वाला ऑप्शन लेता है तो जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स हैं, कंपनी, फर्म वगैरह, उन्हें आरसीएम में 5% टैक्स जमा करना होगा। अच्छा। दूसरा ऑप्शन है कि जीटीए 12% की दर से जीएसटी चार्ज करें। इस केस में उसे आईटीसी मिल जाएगा और फिर आरसीएम ने लगेगा? सही। अगर जीटीए 12% वाला ऑप्शन चुनता है तो वो खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स जमा करेगा और रेसिपिएंट पर आरसीएम की जिम्मेदारी नहीं आएगी। ओके, तो ये जीटीए के चुनाव पर निर्भर करता है। हाँ। चलिए अब जरा ऑनलाइन दुनिया की बात करते हैं। आजकल क्या ऐप बुक करना हो, खाना मंगाना हो, सब ऐप से होता है। इन पर जीएसटी कैसे लगता है? हाँ,
ये भी एक खास एरिया है। सरकार ने देखा कि इन ऐप्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स ईसीओज के जरिए बहुत सारे छोटे छोटे लोग सर्विस दे रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर, छोटे रेस्टोरेंट, छोटे होटल, हाँ बिल्कुल। जिनसे अलग अलग टैक्स वसूलना शायद मुश्किल हो। हाँ। तो सरकार ने सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 95 और आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 55 में कुछ खास सर्विसेज नोटिफाई की हैं। नोटिफाई किए हैं मतलब लिस्ट जारी की है। इन नोटिफाइड सर्विसेज के लिए टैक्स जमा करने की पूरी जिम्मेदारी सीधे उस ईसीओ यानी उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दी है, भले ही सर्विस असल में कोई और दे रहा हो। अरे, तो मतलब जैसे उबर, जोमेटो, ओयो, इनको टैक्स देना है, ड्राइवर या रेस्टोरेंट को नहीं? बिल्कुल। इन नोटिफाइड सर्विसेज के लिए कानून ईसीओ को ही सप्लायर मान लेता है। और कौन सी सर्विसेज हैं ये? इसमें मुख्य रूप से 3-4 तरह की सर्विसेज हैं। एक तो है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कैब वाली। हाँ, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल वगैरह से। बसें शामिल नहीं हैं। और अगर सर्विस देने वाला खुद कंपनी है तो भी ईसीओ जिम्मेदार नहीं। ठीक है। दूसरी है अकोमोडेशन सर्विस, होटल, गेस्ट हाउस वगैरह में। लेकिन ये तभी लागू होता है जब वो होटल या गेस्ट हाउस वाला इतना छोटा हो कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही ना हो। अच्छा, छोटे होटलों के मामले। जी। तीसरी है हाउसकीपिंग सर्विसेज, जैसे प्लम्बर, कारपेंटर की सर्विस, जो ऐप से बुक होती है। इसमें भी वही शर्त है कि सर्विस देने वाला छोटा हो, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ना हो। और चौथी, जो बहुत कॉमन है, वो है रेस्टोरेंट सर्विसेज, खाना डिलीवरी वाली। हाँ, इसमें लगभग सभी रेस्टोरेंट्स कवर होते हैं जो ईसीओ के जरिए सप्लाई करते हैं, सिवाय उन रेस्टोरेंट्स के जो बहुत महंगे होटलों में हैं। महंगे होटल मतलब? कानून में लिखा है स्पेसिफाइड प्रेमिसेस, जिसका मतलब है ऐसे होटल जहां कमरे का टैरिफ 7,500 रुपए प्रतिदिन या उससे ज्यादा है। अगर ऐसे होटल का रेस्टोरेंट है तो वो खुद टैक्स देगा, ईसीओ नहीं। अच्छा, ये पेज है। तो इन सब मामलों में प्लेटफॉर्म ही टैक्स भरेगा। तो क्या उसे वो टीसीएस वाला नियम भी फॉलो नहीं करना पड़ता? सही पकड़ा। सामान्य ई कॉमर्स में ईसीओ को टीसीएस काटना होता है, लेकिन इन सेक्शन 95 वाली नोटिफाइड सर्विसेज के लिए, क्योंकि ईसीओ को ही सप्लायर मान लिया गया है, उसे इन ट्रांजैक्शन पर टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। और बिल कौन देगा? बिल भी ईसीओ ही देगा। और ये नियम तब भी लागू होगा अगर ईसीओ का ऑफिस भारत में ना हो। तब भारत में उसका कोई एजेंट या अपॉइंटेड पर्सन जिम्मेदार होगा। वाह, ये तो काफी अलग व्यवस्था है। जी। अभी हमने आरसीएम देखा, फिर ये ईसीओ वाली बात। ये सब छोटे कारोबारियों के लिए तो काफी मुश्किल हो सकता है समझना और पालन करना। क्या उनके लिए कोई आसान रास्ता भी है जीएसटी में? हाँ, बिल्कुल है। छोटे करदाताओं के लिए ही एक वैकल्पिक सरल योजना बनाई गई है, जिसे कॉम्पोजिशन लेवी या कॉम्पोजिशन स्कीम कहते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम? जी, ये सेक्शन 10 है सीजीएसटी एक्ट का। इसका मकसद यही है कि छोटे बिजनेस वालों के लिए कंप्लायंस आसान हो, झंझट कम हो, लागत कम हो। तो ये स्कीम कौन ले सकता है? क्या हर छोटा व्यापारी? नहीं, हर कोई नहीं। ये उन रजिस्टर्ड लोगों के लिए है जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर एक खास लिमिट से कम था। एग्रीगेट टर्नओवर, इसमें क्या-क्या जुड़ता है? एग्रीगेट टर्नओवर मतलब एक पैन नंबर पर पूरे भारत में जितनी भी सप्लाई की है, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्टेड हो, एक्सपोर्ट हो या इंटरस्टेट सप्लाई हो, सबको जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें जीएसटी टैक्स और आरसीएम में मिली सप्लाई का मूल्य शामिल नहीं होता। ठीक है। और लिमिट क्या है? इसमें 2 तरह की स्कीम से समझिए। एक है सेक्शन 10(1) और 10(2) वाली। ये मुख्य रूप से उनके लिए है जो माल बेचते हैं या रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं। गुड सप्लायर्स और रेस्टोरेंट। हाँ, ये थोड़ी बहुत दूसरी सर्विस भी दे सकते हैं, पर ज्यादा नहीं। इनके लिए लिमिट है कि पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो। 1.5 करोड़? जी, लेकिन कुछ 8 स्पेशल कैटेगरी के राज्य हैं, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट वाले और उत्तराखंड, उनके लिए ये लिमिट 75 लाख रुपीज है। अच्छा, उनके लिए कम है। और दूसरी स्कीम? दूसरी है सेक्शन 10(2)(a) वाली। ये उनके लिए है जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, रेस्टोरेंट को छोड़कर, या मिक्स्ड सप्लाई करते हैं, और जो पहली वाली स्कीम 10(1) में नहीं आ पाते। इनके लिए लिमिट है कि पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। 50 लाख? तो 2 अलग-अलग लिमिट्स हैं। और टैक्स रेट वो भी कम होता है? हाँ, टैक्स रेट काफी कम है, और ये ध्यान रखना है कि ये रेट एग्रीगेट टर्नओवर पर नहीं, बल्कि उस राज्य या यूटी में जो टर्नओवर है उस पर लगता है। अच्छा, राज्य के टर्नओवर पे। कितना है रेट? जो पहली स्कीम 10(1) वाले हैं, अगर मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे पान मसाला, आइसक्रीम, तो 1%
आधा सीजीएसटी, आधा एसजीएसटी। हम्म अगर रेस्टोरेंट सर्विस है तो 5%, 2.5%। अगर ट्रेडर या कोई और सप्लायर है तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के टर्नओवर का 1%, आधा %। ट्रेडर के लिए सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पर। जी, और जो दूसरी स्कीम 10(2)A वाले हैं, यानी सर्विस प्रोवाइडर, उनके लिए रेट है 6%, 3% सीजीएसटी, एसजीएसटी। दरें तो वाकई बहुत कम है, लेकिन क्या कोई शर्तें भी हैं, कुछ नुकसान भी है इस स्कीम का? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। कम टैक्स रेट के साथ कई बड़ी शर्तें और पाबंदियां भी हैं। जैसे कि? सबसे पहली बात, कॉम्पोजिशन डीलर ग्राहक से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। बिल पर अलग से जीएसटी नहीं दिखा सकता, टैक्स अपनी जेब से भरना होता है। ओह, ये तो बड़ा पॉइंट है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा नुकसान कि उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी नहीं मिलता। मतलब जो उसने खरीदारी पर जीएसटी दिया है, उसका क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा। आईटीसी नहीं। तो पूरा टैक्स कॉस्ट बन गया। बिल्कुल। तीसरा, उसे टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होता है। बिल ऑफ सप्लाई। चौथा, उसे अपने बिल और दुकान के बोर्ड पर साफ साफ लिखना होता है कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। पारदर्शिता के लिए। पांचवा, वो अपने राज्य से बाहर माल या सर्विस बेच नहीं सकता, मतलब इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, खरीद सकता है दूसरे राज्य से। राज्य के बाहर बेच नहीं सकते, ये भी बड़ी पाबंदी है। जी। छठा, वो कुछ खास चीजों का मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता, जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड वाटर वगैरह। ओके। सातवां, वो ईसीओ के जरिए ऐसी सर्विस नहीं दे सकता जिस पर सेक्शन 9(5) में ईसीओ को टैक्स देना होता है। ठीक है। और वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकता। और एक बहुत खास बात, ये स्कीम पैन बेस्ड है। पैन बेस्ड मतलब अगर एक व्यक्ति के एक ही पैन पर कई बिजनेस रजिस्टर्ड हैं, तो या तो सबको कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी होगी या सबको नॉर्मल स्कीम में रहना होगा। ऐसा नहीं कि एक कॉम्पोजिशन में और दूसरा नॉर्मल में। अच्छा, या तो सब अंदर या सब बाहर। बिल्कुल। ये शर्तें तो काफी सोच समझकर फैसला लेने वाली हैं। अगर कोई इन शर्तों को पूरा नहीं करता, फिर भी गलती से स्कीम ले ले और कम टैक्स भर दे, तब क्या होगा? अगर कोई इनएलिजिबल व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम में पाया जाता है, तो उसे नॉर्मल टैक्स पेयर माना जाएगा। उसे नॉर्मल रेट से टैक्स देना होगा, ब्याज के साथ, और पेनाल्टी भी लग सकती है। पेनाल्टी? हाँ, इसके लिए सेक्शन 73 अगर गलती बोनाफाइड है, या सेक्शन 74 अगर जानबूझकर या फ्रॉड किया है, के प्रावधान लागू होते हैं। और अब 1 नवंबर 2024 से सेक्शन 74A का भी रेफरेंस आ गया है, जो कुछ मामलों में कम पेनाल्टी की बात करता है। तो कार्यवाही इन सेक्शंस के तहत होगी। ठीक है, तो ये थी जीएसटी के आरोपण पर हमारी आज की चर्चा। हमने समझा कि बेसिस तो सप्लाई है, फिर फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, हाँ, और ईसीओ की लायबिलिटी, कॉम्पोजिशन स्कीम। बिल्कुल, ये सब अलग-अलग मैकेनिज्म्स हैं टैक्स कलेक्शन के लिए। जी। हर सिस्टम का अपना लॉजिक है, अपनी शर्तें हैं। उद्देश्य यही है कि टैक्स का अनुपालन हो, कहीं सप्लायर से, कहीं रिसीवर से, कहीं प्लेटफॉर्म से। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने इतने सारे अलग अलग तरीके देखे, आरसीएम, ईसीओ, कॉम्पोजिशन। क्या ये सब मिलकर जीएसटी के उस मूल विचार, एक राष्ट्र एक कर, एक सरल प्रणाली, क्या उसके साथ पूरी तरह फिट बैठते हैं? सोचने वाली बात है। और खासकर एक छोटा कारोबारी कैसे तय करे, कॉम्पोजिशन स्कीम ले या नॉर्मल? एक तरफ कम टैक्स रेट का लालच, दूसरी तरफ आईटीसी ना मिलना, राज्य के बाहर ना बेच पाना। ये फैसला कितना मुश्किल हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहें। नमस्कार।